नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से मैं आपके सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों। यदि आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हो या फिर हरियाणा टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीईटी एग्जाम में यदि आप हिस्सा ले रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पर। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्याकरण और साहित्य को कवर करेंगे। पैडागोजी से संबंधित हम स्पेशल क्लास आपको लिए कल या तो आएगी या फिर शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी। पिछले कुछ पैडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्लासें हमने अपलोड की हैं, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखते चलेंगे हम सभी लोग, और साथ में आपको कमेंट करते चलना है, क्योंकि जहां तक आप कमेंट करेंगे आपको अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहीं पर सभी चीज़ों को यहीं पर कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर, आज व्याकरण का तड़का लगेगा, साहित्य का तड़का लगेगा, और साथ में देखिए बहुत ही अच्छे मज़ेदार तरीके से हम सभी सीखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से गिर सकते हैं। तो चलिए फिर, सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर। तो चलिए फिर इसका कमेंट कीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। तो पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि छत से ईंट गिरी, वाक्य में आपको कारक बताना है। देखिए व्याकरण से, और जितने भी देखिए व्याकरण से हमने लगभग लगभग सभी यहाँ पर पक्षों को छुआ है। जितने भी यहाँ पर व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी टॉपिक को हमने छुआ है। और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर वीडियो को देखिएगा, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होने दूंगा मैं, बिल्कुल। लेकिन आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल इसका कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आप आंसर डालेंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं कि अपादान कारक है, संबंध कारक, अधिकरण या फिर संप्रदान कारक है। तो कह रहा है देखिए छत से ईंट गिरी, वाक्य में आपको कारक बताना है। तो यदि आपने कारक नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप आज के बाद कारक नहीं भूलेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए पहले वाक्य को पढ़िए, छत से ईंट गिरी। जहां पर भी देखिए अलग होने की बात हो, देखिए अलग होने की बात हो जहां पर, या फिर घृणा की बात की गई हो, ठीक है, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे जो आपका अपादान कारक है, उसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से अलग होने के अर्थ में, से अलग। अब जैसे जो लिखा हुआ है वो लिखा कि छत से ईंट गिरी, तो देखिए जो छत है उससे क्या हो रही है, ईंट अलग हो रही है, गिर रही है। तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जहां पर भी आपको घृणा देखने को मिलती है वहां पर आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। तो पहला बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संबंध कारक की बात करते हैं तो जहां पर भी आपको का, की, के और रा री रे, रा री और रे जैसे कारक चिन्ह यदि आपको जहां पर भी देखने को मिलते हैं तो वहां पर हो जाएगा आपका संबंध कारक हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि राम का घर है, ठीक है, तो वहां पर आप बिल्कुल संबंध कारक सही उत्तर लगाएंगे। अधिकरण की बात करते हैं, देखिए तो अधिकरण में हो जाएगा मैं और पर। जैसे मैं बोलता हूं कि वह घर पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, वह घर पर, तो जहां पर भी आपको मैं या पर शब्द आपको कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं तो वहां पर निश्चिंत होकर आप अधिकरण कारक लगाएंगे। और यदि संप्रदान की बात करते हैं तो यदि आपके के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में यदि कोई कारक चिन्ह दिया गया हो तो आप संप्रदान कारक लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि राम को खाना चाहिए, ठीक है, तो वहां पर कर्म ना होकर के लिए के अर्थ में वहां पर संप्रदान कारक होगा। मैं बोलता हूं कि राम को खाना चाहिए तो राम के लिए खाना चाहिए, सही अर्थ में निकलेगा, तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से यहाँ पर सभी चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और एक एक प्रश्न वो चाहे सी टेट में बन रहा हो, यूपी टेट में बन रहा हो, या किसी भी टीटी में हिस्सा ले रहे हैं आप, बिल्कुल मजेदार तरीके से आप पढ़ते चलिएगा और अपने एग्जाम को बिल्कुल लक्ष्य आप केंद्रित करिएगा कि हमको पढ़ाई बिल्कुल करनी ही करनी है। और यदि आप अपनी पढ़ाई को
आंकना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस स्तर तक हमारी पढ़ाई पहुंची है और किस स्तर पर हमें हमारी अभी कमजोरी है, तो बिल्कुल देखिए प्रैक्टिस सेट जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा और अपने आप को परखिएगा। जहाँ पर आपको कमजोरी समझ में आए वो बिल्कुल उस प्रश्न को नोट करते चलिएगा, तो आप अपनी तैयारी को क्या है यहाँ पर बेहतर करते जाएंगे और आपका कंसेप्ट है जो बिल्कुल क्लियर होता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, बताना है आपको। कह रहा है कि देखिए बुद्धिहीन जो शब्द दिया गया है, कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में रखेंगे, आप इसे क्रिया कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे या फिर विशेषण कहेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए व्याकरण आपके एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाएगा, सीटेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। और यदि यूपीटेट या फिर किसी राज्य से संबंधित शिक्षक भर्ती का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बिल्कुल व्याकरण पूछा ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, आप व्याकरण पर आपको फोकस करना है। तो देखिए किसी भी शब्द का यदि हमको देखना है कि किस संवर्ग में है, तो बिल्कुल देखिए वाक्य प्रयोग करके आप देख लीजिएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप। जैसे मैं बोल रहा हूं कि वह बुद्धिहीन आदमी है, वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। किसी भी शब्द का यदि आप अर्थ जानना चाहते हो, किसी भी संवर्ग संज्ञा जानना चाहते हो, क्रिया जानना चाहते हो, विशेषण जानना चाहते हो, कुछ भी यदि आपको देखना है तो आप वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा। तो यदि आपका जो सही शब्द है वो निकल कर आ जाएगा। तो देखिए मैं जैसे कह रहा हूं कि वह बुद्धिहीन आदमी है, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो वह है आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिहीन की बात करते हैं यहां पर, तो देखिए जो बुद्धिहीन है वो क्या हो जाएगा, बुद्धिहीन आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा, विशेषण। अरे जो विशेषता बता रहा है वही तो विशेषण होगा। तो किसकी बता रहा है, आदमी की। और विशेषता किसकी बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम की बताएगा, तो आदमी यहां पर संज्ञा हो जाएगा और जो बुद्धिहीन है वो हो जाएगा विशेषण। तो जो आपका सही आंसर यहां पर बनेगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्या होगा। तो यहां पर ऑप्शन चौथे के साथ में बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा कि जो बुद्धिहीन शब्द है वो किस संवर्ग में रखा गया है, तो विशेषण शब्द होगा। तो यहां पर बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है। ऑप्शन पहला दिया गया है कि अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, राजस्थानी या फिर खड़ी बोली में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सूरदास जी हैं, सूरदास के द्वारा सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में की गई है। देखिए अवधि के लिए मैं महत्वपूर्ण यहाँ पर एक आपको रचना बता रहा हूँ, तुलसीदास जी की रामचरितमानस को आपको याद रखना है। कई बार यूपी टेट में भी प्रश्न बना है, रीट एग्जाम में भी प्रश्न बना है। तो याद रखिएगा जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस अवधी भाषा का महाकाव्य, ठीक है। तो अवधी भाषा में रचित रचना है रामचरितमानस, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखिए खड़ी बोली की बात करते हैं, तो आमिर खुसरो को आप याद रखिएगा। आमिर खुसरो, जिनको खड़ी बोली का जन्मदाता बोला जाता है, बिल्कुल इनको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखिए पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, एक और देखिए व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। देखिए कह रहा है कि अर्ध स्वर बताना है आपको कौन सा है। ऑप्शन पहला दिया गया है या वा है, या फिर रिरी लिरी है, ई ऊ है, या फिर ऋषि या सा है। तो आपको यहां पर बताना है कि देखिए अर्ध स्वर किसको कहते हैं। तो पहले आप यहां पर कंसेप्ट समझ लीजिएगा, इसके बाद में आंसर करिएगा, ठीक है। जिसको आता है वो कमेंट कर दें कि सही आंसर क्या होगा इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कुल अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। या रा, सॉरी यहाँ पर या वा रा और ला, इस प्रकार से आप समझेंगे, ठीक है। तो जो या और वा है वो आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं। देखिए जैसे मैं बोलता हूं कि आई, ठीक है, वो है आई। तो ये या है वो आपके किसके जगह पर, स्वर्ग के स्थान पर उसको प्रयोग किया जाता है। देखिए आई कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो यूज के आधार पर है,
उपयोग के आधार पर है, तो यहाँ पर जो या और वा है वो कैसे हो जाएंगे, अर्ध स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, दूसरा कह रहा है कि अपराधी का शंकाग्रस्त कर रहना, या फिर कह रहा है कि अपराधी की पहचान हो जाना, या फिर अपराधी को अपनी पहचान छिपाना। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपराधी अपने आप ही देखिए वो क्या है, शंकाग्रस्त हो जाएगा। तो शंकाग्रस्त रहेगा तो उसकी क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इसके द्वारा चोरी की गई। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संधि से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण है और देखिए पूछे जाने के चांस भी, संधि पूछा जाएगा 1 नंबर का या 2 नंबर का संधि आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। कह रहा है कि महोर्मी का संधि विच्छेद बताना है आपको, और जिनको भी संधि आती है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें महोर्मी में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए कह रहा है कि महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, या फिर महाधन उर्मी, या फिर महत धन उर्मी मर्मी। तो यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करते चलिएगा भाई। कमेंट करेंगे तो जरूर आप बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर सीख सकेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल धंसती चली जाएंगी और आप उसको भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो कमेंट करते चलिएगा जो भी राइट आंसर हो, और यदि चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। तो चलिए बिल्कुल कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, बिल्कुल तीसरे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। अब देखिए जो महोर्मी है, महोर्मी में देखिए यहाँ पर जो संधि होगी वो हो जाएगी गुण संधि। देखिए आपके लिए यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ मैं गुण संधि से, कि जहाँ पर भी आपको एक मात्रा देखने को मिले, जैसे मैं बोलता हूँ महेश, महाधन ईस हो जाएगा। ठीक है, महेश बोलता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच्छेद होगा महाधन ईस, महाधन ईस। तो देखिए जहां पर भी आपको एक मात्रा देखने को मिले वहां पर आप गुण लगा दीजिएगा, द्वि मात्रा देखने को मिले तो वृद्धि संधि लगा दीजिएगा, और यदि आपको या, रा, ला और वा के साथ में यदि कोई सा भी आधा अक्षर देखने को मिलता है तो वहां पर आप यण संधि लगा दीजिएगा। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में इतना समय नहीं रहेगा कि आप उसको पूरे प्रश्न को सॉल्व करते रहें, एक एक को देखते रहें। ठीक है, बहुत कम समय रहता है, बिल्कुल फटाफट करने की आवश्यकता होती है वहाँ पर, कि तुरंत करते जाएं सभी चीज़ों को और आगे बढ़ जाएं। तो बिल्कुल देखिए ट्रिक बता दी है मैंने, आपको याद रखना है आपको। और किसी दिन यदि आप संधि समझना चाहते हैं तो देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको संधि सर इसकी क्लास लीजिएगा, तो बिल्कुल हम पूरा वीडियो संधि से रिलेटेड वीडियो लेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस प्रकार से समझाएंगे कि कभी भी आप संधि से रिलेटेड प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा, तो जरूर हम बिल्कुल आपकी क्लास लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि समष्टि का विपरीतार्थी शब्द बताना है आपको। कह रहा है कि विशिष्ट होगा, अशिष्ट होगा, अपुष्टि होगा, या फिर व्यष्टि होगा। तो देखिए यदि आप अर्थ निकालना जानते हैं, समष्टि का अर्थ जानते हैं क्या होता है, इंपोर्टेंट है, देखिए पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, यूपी टेट का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए समष्टि की बात करते हैं तो समष्टि मीन्स होता है देखिए समुदाय, एक समुदाय से यहाँ पर मतलब लगाया जाता है समुदाय। वो जो अब समुदाय का देखिए क्या होगा, जहाँ पर बहुत सारे समूह, समष्टि में मतलब समूह की बात करेंगे जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं, और जो इसका उल्टा होगा क्या हो जाएगा, व्यष्टि, एक के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथे के साथ में चला जाएगा, समष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा व्यष्टि। तो चौथे के साथ में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। बिल्कुल देखिए कह रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, हास्य रस हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने हर यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सभी टॉपिक को बिल्कुल A to Z तक हमने छुआ है, मतलब ठीक है, एक एक चीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे, और जो भी आपकी व्याकरण से संबंधित प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए ही वीडियो बनाया गया है। ठीक है, यदि आप कोई भी परमानेंट देखिए किसी चीज़ के ऊपर, किसी एक टॉपिक के ऊपर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको
इस टॉपिक से प्रॉब्लम है, ये टॉपिक हमको अच्छे से नहीं आ रहा, तो कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। तो देखिए कह रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, वीर रस को कहा जाता है, हास्य रस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा, जो रसराज है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्थाई भाव की बात करते हैं। यदि आपसे पूछता है कि देखिए स्थाई भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का होता है रति। अब देखिए यदि आपसे प्रकार भी पूछता है कि श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए संयोग श्रृंगार होता है और एक होता है वियोग श्रृंगार होता है। तो दोनों को आपको याद रखना है। वीर रस की बात करते हैं तो देखिए उत्साह, उत्साह जिसका स्थायी भाव होता है उसको बोलते हैं वीर रस बोलते हैं। हास्य का होता है देखिए हास, क्या होता है, हास होता है। तो यहाँ पर श्रृंगार की बात की गई है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस को रसराज कहा जाएगा। पहले के साथ में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन आगे बिल्कुल मैंने बता ही दिया है। तो देखिए बिल्कुल सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन का उपनाम, तो देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला राम, ठीक है। तो सभी देखिए पहले ही बता चुका हूं मैं पहले, तो आप जिसको मालूम है वो तो समझ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है, फिर एक आपके सामने संधि से संबंधित प्रश्न है, और कह रहा है कि पुनः जन्म होगा, पुनः जन्म होगा, या फिर पुनर्जन्म होगा, पुनः आजन्म होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए कमेंट कीजिएगा कि इसमें संधि कौन सी होगी, कमेंट करके बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, पुनः जन्म में विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है। कह रहा है कि बिहारी के प्रसिद्ध क्या है, कवित्त हैं, सवैया हैं, पद हैं, या फिर दोहे। तो देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहारी हैं उनके द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई है, और इस सतसई में 713 कुल दोहे हैं। तो याद रखना है कि बिहारी के प्रसिद्ध क्या है, दोहे हैं, और 713 दोहों के इसमें संकलन है बिहारी सतसई में। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किस रस का स्थायी भाव है, देखिए गलत है थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न। कह रहा है कि किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, निर्वेद बताना है कि किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन दिया गया है शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का, या वीर रस का। तो देखिए जो शांत रस है उसका जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। करुण की बात करते हैं तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक होता है। हास्य की बात करते हैं तो हास होता है, और वीर का होता है उत्साह। देखिए यदि आपसे पूछता है कि कुल रस कितने होते हैं, तो देखिए कुल रसों की संख्या 9 मानी गई है। और यदि आपसे पूछता है कि रस के कुल अंग कितने होते हैं, तो याद रखना है कुल रस तो होते हैं देखिए 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि आपसे संख्या पूछता है तो कुल रसों की संख्या होती है, सॉरी रसों की संख्या नहीं, कुल रसों के अंग होते हैं 4, ठीक है, जिसमें से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये है रस के आपके अंग। तो 4 अंग होते हैं, याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। कह रहा है कि आशीर्वाद, 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 या फिर आशीर्वाद। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि बहुत देखिए पूछा जाता है, बहुत पूछे जाने वाला पॉइंट है, और यहाँ पर कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं देखिए जो आशीर्वाद लिख कर आते हैं, आशीर्वाद लिख कर आते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इसको, जो सही शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। वाह के ऊपर जो रा की जो रकार जाएगी वो किसके ऊपर जाएगी, वाह के ऊपर जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का, या फिर भारतेंदु काल का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। तो देखिए जो घनानंद है, पहले देखिए जिनको मालूम है कि घनानंद किस काल के कवि हैं बिल्कुल कमेंट जरूर करें, और जिसको भी मालूम नहीं है तो बिल्कुल बने रहें, देखिए साथ में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना है, आपको लास्ट तक जरूर देखना है। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट एग्जाम हो, या फिर हरियाणा टेट हो, किसी भी एग्जाम में बाहर ले रहे हो आप। तो चलिए इसका एक एक देखते हैं। पहले आदिकाल की बात करते हैं कि देखिए आदिकाल से संबंधित कौन कौन से कवि हैं। तो देखिए चंद्रबरदाई को आपको याद रखना है, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, बिल्कुल याद रखिएगा, चंद्रबरदाई। ठीक है, इसके बाद अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। अब देखिए इनकी रचनाओं को भी मैं आपको बता देता हूं। आदिकाल से संबंधित यहाँ पर जो कवि मैंने बताए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखिए चंद्रबरदाई, नरपति नाल हो गए, ठीक है, दलपति विजय हो गए, ये सभी आदिकाल से संबंधित कवि हैं। और जो चंद्रबरदाई हैं इनको प्रथम महाकवि कहा गया है, याद रखना है आपको। और जो इनकी रचना है वो प्रथम महाकाव्य माना जाता है हिंदी का। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा। अब्दुल रहमान की बात करते हैं तो देखिए संदेश रासक, संदेश रासक इनकी रचना है, तो ये भी याद रखिएगा। भक्ति काल की बात करते हैं देखिए तो कबीरदास को याद रखना है, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, रसखान हो गए, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। रीति काल की बात करते हैं तो देखिए घनानंद, बिहारी हो गए, मतीराम, भूषण, पद्माकर, ये सभी देखिए रीति काल के कवि हैं। तो तीसरे के साथ में यहाँ पर सही ऑप्शन चला जाएगा, सही आंसर चला जाएगा। देखिए भारतेंदु काल की बात करते हैं तो भारतेंदु काल के हैं देखिए अंबिका दत्त व्यास जी हो गए, ठीक है। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन को याद रखना है आपको, ये भक्ति काल से संबंधित सभी कवि हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, और यदि आप नोट कर लें तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, कह रहा है कि सत्ताधीश। दूसरा कह रहा है कि वाहना रूढ़, रूढ़ है यहाँ पर, रूढ़ नहीं, ठीक है, रूढ़ है। गंगा जल, रेखा चित्र। तो यहां पर अधिकरण कारक का बताना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो अधिकरण कारक है, जो उसका कारक चिन्ह होता है देखिए अधिकरण का, वो होता है मैं और पर। तो यहां पर देखिए दूसरे के साथ में यहां पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, वाहनारूढ़, वाहना धन आरूढ़, या फिर सॉरी देखिए यहां पर हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, यहां पर हमको कारक बताना है। तो वाहना पर आरूढ़, इस प्रकार से बनेगा। गंगा जल की बात की है तो देखिए गंगा का जल, तो यहां पर संबंध कारक हो जाएगा गंगा का जल। रेखा चित्र की बात करेंगे कि तो देखिए रेखाओं का चित्र, तो इसमें भी संबंध कारक हो जाएगा आपका। तो दूसरा विकल्प यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल देखिए अलंकार है, अलंकार से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। मैं आपको अलंकार बताना है, तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा सा अर्थ है। यहां पर देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए जहां पर भी आपको सी, सम, समान, सरिस, इस प्रकार के शब्द यदि आपको देखने को मिलते हैं, और जहां पर यदि आप तुलनात्मक देखते हैं, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, जहां पर किसी को किसी की उपमा दी गई हो, तो वहां पर बिल्कुल आप उपमा अलंकार लगाएंगे। तो यहां पर पहले ऑप्शन के साथ में सही आंसर चला जाएगा। श्लेष की बात करते हैं देखिए, तो श्लेष में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहते हैं सर के श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए श्लेष का जो अर्थ होता है, पहले आप अर्थ समझ लीजिएगा, उसी से आपको मालूम पड़ जाएगा और कभी नहीं बोलेंगे। देखिए जो श्लेष है उसका अर्थ होता है चिपकना। तो ठीक है, जब किसी एक वस्तु से बहुत सी सारी चीज चिपकी हो, मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक है, श्लेष, और इससे बहुत सारे यदि ये लोहे के टुकड़े आप पास में ले जाएंगे, उदाहरण दे रहा हूं मैं, देखिए उदाहरण से समझिएगा, बहुत सारे लोहे के टुकड़े ले जाएंगे तो उससे चिपक जाएंगे। तो देखिए जो श्लेष है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो देखिए जो श्लेष अलंकार है वो कहता है कि जहां पर कोई शब्द देखिए एक बार आए, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बार बार, वो क्या है, बहुत सारे अर्थ उसके निकलते हो, ठीक है। कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। रूपक की बात करते हैं तो कहीं पर भी आपको डैश बीच में दिखाई दे जाए, वहां पर आप रूपक अलंकार लगा दीजिएगा। उत्प्रेक्षा की बात करते हैं तो देखिए मनहु, मानो, जनहु, जानो, इस प्रकार के शब्द यदि आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पापी में कौन सा विशेषण है। देखिए, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक या फिर प्रमाणवाचक विशेषण है। तो देखिए पापी की बात कर रहा है, तो पापी में देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गुण बता रहा है, देखिए पापी आदमी, ठीक है। तो जब किसी का गुण बताए, मैं बोलता हूं कि काला आदमी, ठीक है, सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा, काला कुत्ता, इस प्रकार के शब्द यदि आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर आप गुणवाचक विशेषण लगा दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो विशेषण है वो कुल 4 प्रकार के होते हैं आपके। गुणवाचक हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, और एक का आपका प्रमाणवाचक विशेषण। देखिए जैसे मैं बोलता हूं 2 गिलास पानी लेकर आओ, ठीक है, तो यहां पर संख्या है, ठीक है, तो वहां पर संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। प्रमाण की बात करते हैं तो देखिए मैं बोलता हूं कि 2 किलो गेहूं लाओ, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा प्रमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा, दाती होगा, दात्र होगा, या फिर दात्री होगा, या फिर धात्री होगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो दाता होता है उसका जो स्त्रीलिंग होता है दात्री होता है। इसी प्रकार कवि का आपको याद रखना है, कवि से भी पूछ लिया जाता है, तो देखिए कवियत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवियत्री, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है आपको, कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि कुलीन कहते हैं उसको, समृद्ध कहते हैं, धनी बोलते हैं, या कृपण बोलते हैं। तो देखिए जो कृपण होता है उसको बोलते हैं कंजूस, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन वो क्या है, जब उसको विशिष्ट जरूरत हो तब भी वो खर्च नहीं करता, तो इसको बोलते हैं कंजूस। धनी, जिसके पास बहुत सारा धन हो। समृद्ध, सभी चीजों से समृद्ध हो, उसको क्या बोलेंगे, समृद्ध, सभी चीजें हो उपलब्ध। कुलीन, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दोहे में, दोहा होता है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। कह रहा है कि 24 मात्राएं होती हैं, 26 होती हैं, 28 होती हैं, या फिर 30 मात्राएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो दोहा होता है, दोहा में देखिए कितनी मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। और देखिए चरण पूछता है, तो देखिए 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण की बात कर लेते हैं, तो देखिए जो विषम चरण होते हैं, तो विषम चरण में होती हैं देखिए 13 मात्राएं। और जो सम चरण है इसके 2 और 4 की बात करते हैं, तो इसमें होती हैं 11 मात्राएं, 11, ठीक है। और यदि इसी का उल्टा कर दिया जाता है तो आपका बन जाएगा सवैया छंद, ठीक है। क्या हो जाएगा, सवैया छंद, ठीक है। 26 मात्राओं की बात करते हैं, तो देखिए गीत का, गीत का छंद को आपको याद रखना है। कुल 26 मात्राएं होती हैं, और जिसमें 14 और 12 पे यति होती है, ठीक है, 14 और 12 पे। 28 की बात करते हैं, तो देखिए हरि गीत का हो जाएगा, हरि गीत का, जिसमें 16 और 12 पर यति आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए एक एक पॉइंट को बिल्कुल समझते चलिएगा, चलिए, और नोट करते चलना है तो नोट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल देखिए सभी प्रश्न बिल्कुल हमने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, और बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते हुए हम आगे बढ़े हैं, कोई हमने जल्दबाजी नहीं की है, ताकि आप यहाँ पर बिल्कुल विधिवत तरीके से सभी चीज़ों को समझ पाएं। जो कंसेप्ट बन रहा है वो आप समझ पाएं, आपके दिमाग में वो सभी चीज़ें पहुँचें। बहुत ही दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है आपके, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, देखिए पढ़ाने के लिए कोई यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कोई भी भाई बहन टीईटी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहा हो तो बिल्कुल आप उनको चैनल को सुझाइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक लाइक, सॉरी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में, फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आएंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद।